नमस्कार। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। कार्यक्रम में शीतल पी सिंह अपने बेबाक और बेधड़क अंदाज में खबर की परतें उधेड़ते हैं और खबर का पोस्टमार्टम भी करते हैं। आज बात करेंगे पीएम मोदी के जो दौरों की ऑपरेशन सिंदूर के बाद। गुजरात के बाद अब पीएम मोदी बिहार जा रहे हैं 29 और 30 मई को। उसके बाद वो रोड शो करेंगे, रैली, जबरदस्त रैली करेंगे। कई जगह 20 से ज्यादा जगह उनका स्वागत किया जाएगा, रोक रोक कर स्वागत किया जाएगा। और वो ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करेंगे जैसे कि गुजरात में किया था। और सेना को तवज्जो देने के बजाय खुद की गोली चलाने की बात, खुद को तवज्जो दे रहे थे, खुद क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष ने कहा कि राजनीतिकरण सेना का कर रहे हैं और बिहार के बाद कई और राज्यों में भी जाएंगे। आज चर्चा जो होगी वो बिहार पर होगी क्योंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो सवाल यही है कि क्या जो सीज फायर के बाद मोदी को ये लगा कि उनकी जमीन खिसक रही है, क्या वो ऐसा करके अपनी जमीन को वापस बचा सकते हैं? क्या जो लोग नाराज थे, उनके खुद के लोग नाराज थे, वो वापस आ सकते हैं? और बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करने के बाद जो पीएम मोदी जनता को के अंदर राष्ट्रवाद जगा पाएंगे, देश जनता को खुश कर पाएंगे? कई सवाल हैं जिनके जवाब शीतल किसिंग देंगे और वो बताएंगे कि इसका क्या मायने हैं। शीतल सर, मोदी जी के दौरे गुजरात के बाद अब बिहार, क्या कहेंगे सर इस पर? जी जी, मोदी जी बिहार में सिंदूर खेला शुरू करने जा रहे हैं। हाँ। 29-30 को उनका दौरा है। सिंदूर खेला बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है और स्त्रियां उसको बनाती हैं, खूब सिंदूर लगाती हैं। रेड कलर का बड़ा इस्तेमाल होता है और सिंदूरी कलर का भी, और ये बड़ा वहां का प्रसिद्ध इसी शीर्षक से है। लेकिन राजनीति में सिंदूर का प्रवेश हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की ये 2 दिनों की यात्रा तीसरी है इस साल की। इस साल वहां अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा है। इस दौरे में पटना में वो एक रोड शो करने जा रहे हैं, एक रैली भी, कुछ और रैलियों की भी बात है। ये दौरा, हालांकि वो सिक्किम भी जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी आएंगे, लेकिन खासकर उनके सारे प्रोग्राम बिहार में ही लगे हुए हैं, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन वगैरह भी करेंगे और कुछ नई घोषणाएं भी करेंगे, जैसा कि हमेशा वो किया करते हैं हर चुनाव से पहले। अब ये और बात है कि बिहार में लोग वो सब भूल गए हैं कि एक समय एक चुनाव में उन्होंने पूछा था कि आपको कितना पैसा चाहिए, पैकेज में कितना दिया जाए बिहार को, और रैली में ही लोगों से पूछते पूछते वो एक बड़ी रकम वहां उन्होंने अनाउंस की थी। लेकिन बिहार अब उनसे इस बारे में नहीं पूछता है कि वो रकम कहाँ कैसे आई और कहाँ लगी, क्योंकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय में कोई बुनियादी फर्क नहीं आया है और वो देश में सबसे नीचे के पायदान पर आज भी बनी हुई। ये और बात है कि अभी जो सत्ता है नीतीश कुमार जी की, घूम फिर के बीजेपी के सहयोग से ही बिहार में चल रही है। लेकिन जो सर्वेक्षण आ रहे हैं वो एनडीए के अनुकूल है। मतलब प्रधानमंत्री जी जो करने जा रहे हैं ये करते या न करते, लेकिन परिस्थितियां वैसे ही उनके पक्ष में है, ऐसे जो अभी तक सर्वेक्षण आए हैं उनसे ऐसा लगता है। यहाँ तक कि जो एक अंदरूनी सर्वे बताया जा रहा है जिसे कि आरजेडी ने कराया है, उसमें भी ये माना जा रहा है कि अगर 2.5% का स्विंग आरजेडी के पक्ष में नहीं होता तो चुनाव उनके हाथ में नहीं है। और वो ये मान रहे हैं कि एक क्लोज इलेक्शन है, जैसा कोई भी विपक्ष में होता है तो ये मानता है। जो ये एक सामान्य सा दिया जाने वाला तर्क है जो हर चुनाव में दिया जाता है कि हम बहुत तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं, बड़ा कड़ा मुकाबला है, बराबरी का है, पता नहीं क्या होगा। ये सब जो कहता है ये इसकी निशानी होती है कि उसका पक्ष कमजोर। चुनाव में ये हम लोग अनेक बार देख चुके हैं। लेकिन मोदी जी किसी चुनाव को गैर गंभीरता से नहीं लेते, और बल्कि उन्हें बहुत सारे लोग जो उनकी आलोचना करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी मोदी जी के लिए कड़े सवाल प्रस्तुत करता हूँ। हम ये मानते हैं कि वो ज्यादातर चुनाव मोड में ही होते हैं और ज्यादा समय उनका जो हमारी जानकारी में है, जो हमारी जानकारी में नहीं है उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जो उनका ज्ञात समय है हम उसे चुनाव से संबंधित कार्रवाइयां करते हुए पाते हैं, जिनमें से बहुत सारा समय वो उद्घाटनों में, भाषणों में, सभाओं में, रैलियों में, रोड शो वगैरह में किया करते हैं। अब बिहार की जो एक विशेष परिस्थिति है वो ये है, बिहार का जो मध्य वर्ग है, जो सवर्ण जातियों से बनता है, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां जाति जनगणना हो चुकी है, और जाति जनगणना का सवाल कहीं विपक्ष के हाथ में हथियार न बन जाए, इसलिए एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना देशव्यापी स्तर पर कराने की घोषणा भी कर चुकी। तो अब ये भी सवाल नहीं बचा है।
अब राहुल गांधी को, जिन्होंने इस सवाल को बहुत बड़े पैमाने पर उठाया था और आप कह सकते हैं कि सरकार को मजबूर कर दिया था, अब उन्हें इसके नुआंसेस पे जाना पड़ रहा है। अब अपनी नई बातों में जो राहुल गांधी है, वो भर्तियों में जो नॉट फाउंड सुटेबल जैसे बहुत सारे तर्क हैं, जिनके जरिए पिछड़ी जातियों के और दलित अभ्यर्थियों को विभिन्न जगहों पर रोक दिया जाता है और उनको नहीं भर्ती किया जाता। ऐसी सारी जगहों में जहाँ इंटरव्यू या दूसरी तरह की परीक्षण होते हैं, वहां नॉट फाउंड सुटेबल वाला बहुत NFS बहुत बदनाम है, ये चलता है। अब राहुल गांधी इन बारीक चीजों पर आ गए, क्योंकि ये जो मूल बड़ा सवाल था जाति जनगणना का, उसे मोदी जी ने उसको अनाउंस करके उसकी ताकत को, राजनीतिक ताकत को कम कर दिया है। तो राहुल गांधी अब इस पे आ गए हैं और इस पर आ गए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इन जातियों के लोगों का कैसे उनको रिजर्वेशन वहां कैसे मिले, यानी उन सवालों की अगली कड़ी पर उन्हें आना पड़ा। लेकिन उन अगली कड़ियों को लोगों तक पहुंचा पाना, लोगों में स्वीकृत करा पाना, ये अभी तुरंत का काम नहीं है और इस चुनाव से पहले कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं लगता। बिहार के चुनाव में एनडीए को सिर्फ इतना करना है कि उसे अपने सहयोगियों के बीच जो सीट बांटने का सवाल है, जो एक कठिन सवाल है, हर चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस चुनाव में भी जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो जिस तरह की बातें कर रही है, उससे लगता है कि, और मांझी जी की पार्टी, कि वो ज्यादा सीटों के लिए पोस्चरिंग कर रहे हैं। ऐसा चुनाव से पहले हमेशा होता है, हर गठबंधन में होता है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बात है और इसको हल करना पड़ता है और इसको हल करने में कठिनाइयां आती है, कई बार बातें बिगड़ दी जाती, ये सब सही है। लेकिन अभी तक एनडीए का जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं विभिन्न राज्यों के चुनाव में, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो इसमें असफल होगी। और अभी हाल में नीतीश कुमार जी से मुलाकात भी हो चुकी है चिराग पासवान की, और इन लोगों के बीच यही लोग हैं जो बीजेपी से ज्यादा मीट लेना चाहेंगे। बीजेपी इनके हिस्से में कम से कम मीट देना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी बहुत समय से ये प्रतीक्षा कर रही है कि ऐसी परिस्थिति आए जब उसे नीतीश कुमार के लिए अपना कंधा न देना पड़े, बल्कि उसके कंधे के पीछे ये सब लोग शामिल हो जाएं और उसको नेता मान ले बिहार का। वो स्थिति अभी तक नहीं आई है। बिहार के हर चुनाव में बीजेपी के लिए यही चुनौती है कि ऐसा वक्त कब आएगा जब मुख्यमंत्री पद की दावेदार होगी, क्योंकि वो बड़ी पार्टी कई बार से बन रही है और बड़ी पार्टी वो बन चुकी है। अब बड़ी पार्टी से आगे जाके उसको वो पार्टी में बदलना है जिसका मुख्यमंत्री हो उस प्रदेश में। तो ये जो स्थिति है, ये इस चुनाव में आएगी कि नहीं आएगी, बीजेपी के रणनीतिकार इस पर काम कर रहे होंगे। जहां तक आरजेडी का सवाल है, ये सही है, आरजेडी और इंडिया गठबंधन की बात हम करें, ये सही है कि जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं उनमें ये पाया गया है कि इंडिविजुअल लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भारी मिल रहे हैं। सभी जगह ये पाया गया है कि उनकी रेटिंग 38, 39, 40, कहीं 42% तक है और नीतीश कुमार की कम है। तो एक चीज तो साबित हुई है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है। उसकी एक वजह ये होगी, जैसा मैं समझता हूं, और मैंने सी वोटर के सर्वेक्षणकर्ताओं से और उनके निदेशक से एक बार बात की थी और उनके आकलनों को समझने की कोशिश की थी। तो जो सूचना मैंने समझी थी, उनसे पूछा तो उनमें सिमिलरिटी मिली। वो ये है कि जो बीजेपी का भी मतदाता वर्ग, जो चुनाव में एनडीए को वोट देगा, दिलाएगा, मेहनत करेगा, लेकिन वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता। ये एक चीज है। जो बीजेपी का लीडरशिप है, वो नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेगी, नीतीश कुमार के साथ लड़ेगी, सीट बंटवारा होगा, सब मिलजुल के लड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो उनका मतदाता समूह है और समर्थक समूह है, उसके भीतर नीतीश कुमार अलोकप्रिय है। ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है बिहार के संदर्भ में। लेकिन इसके बावजूद वो मिलकर एनडीए चुनाव लड़ेगा और जो नतीजे आएंगे उस हिसाब से वो बाद में उसका फैसला करेंगे। फिलहाल वो ये चीज नहीं करेंगे कि कहीं किसी तरह से ये संदेश जाए कि वो नीतीश कुमार की टांग खींच रहे हैं, जैसा पिछले चुनाव में उन्होंने मतलब ये माना जाता है कि उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार की टांग खींची थी और नीतीश कुमार कमजोर रह गए थे। ये पिछले चुनाव में मतलब इस तथ्य को कोई इनकार नहीं करता, तमाम नेता इसको तमाम तरह से बोल भी चुके हैं। अब देखना है कि लेकिन जहां तक कांग्रेस और तेजस्वी यादव और अन्य लोगों का सवाल है, उनके गठबंधन में कुछ कमजोरियां हैं।
एक तो सांगठनिक तौर पर वो अभी भी जो माई गठबंधन था यादव और मुसलमान मतदाता का, उस गठबंधन के स्ट्रक्चर पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कोई नया स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है जो इंडिया गठबंधन का हो और जिसमें सारे लोगों का समावेश हो, या उन्होंने इस सवाल को जो जाति जनगणना का ही सवाल था या सामाजिक न्याय के जो दूसरे सवाल वो उठाते रहे हैं, इसके आधार पर उन्होंने एक राजनीतिक संगठन किसी तरह का निर्मित नहीं किया है जो आरएसएस और बीजेपी का जो संगठन है, और वहां जेडीयू का भी एक संगठन है और उसके साथ जुड़े हुए जो और सहयोगी दल है उनके भी संगठन है, उनके बरक्स उनसे बेहतर हो या उनके बराबर हो या उनके बहुत आसपास हो, ऐसा नहीं है। इसलिए वहां के चुनाव के बारे में बहुत अफर्मेटिव इंडिया गठबंधन के लिए कह पाना किसी के लिए संभव नहीं हो रहा है और किसी सर्वेक्षण में भी ये नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे कुछ सवाल होंगे तो वो भी ले लो, क्योंकि मैं ज्यादा समय लेता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने बुनियादी बातों पर चर्चा कर दी। आपने पूरी बुनियादी चर्चाएं बता दी हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। जाति जनगणना से लेकर राहुल गांधी अब बारीकियां ढूंढ रहे हैं, एक हिसाब से उनका मुद्दा मोदी ने छीन लिया है। पूरा मुद्दा लगा के आपकी बातों से ये भी लगा कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ धमाका करने जा रही है, ये भी अभी तक मुझे तो यही लगा है। और अगर जो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, अभी मोदी जाएंगे 29 और 30 मई को, इसमें वो और मसाला लगाएंगे और उससे फायदा होगा कि सीज फायर के बाद अभी जनता हो सकता है अभी थोड़ी कुछ नाराज हुई। बिहार पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नहीं, बिहार में सिंदूर का के सवाल का बहुत पॉलिटिकल इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री जी, आप देखिएगा। और सिंदूर को लेकर जो बीजेपी है उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फाइनल है और वो सड़क पे आ चुकी है। सारे पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री जी के पोस्ट वो लग गए हैं, पोस्टर, और उनपे सब पे जो होर्डिंग्स, उन होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री खड़े हैं और सेना खड़ी, सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री खड़े हैं। जो वो गए थे मिलने एक हमारे सैनिक अड्डे पर, उसके पिक्चर्स हैं। तो यानी सेना का भी इस्तेमाल होगा और सिंदूर कांड का ऊपर लिखा भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर, तो वो इसका बिल्कुल पूरा सीधा सीधा इस्तेमाल करेगी। बीजेपी सिंदूर बांटने भी जा रही है लोगों के घरों में, मतदाताओं के यहाँ। उसके तमाम सांसद वगैरह भी जाएंगे और इसकी महत्ता बताएंगे। तो बीजेपी ने सिंदूर को लेकर पूरा वो तैयार कर लिया। इसका मुकाबला करती हुई इंडिया गठबंधन की कोई उस तरह की चीज उतने बड़े पैमाने पर नहीं मिल रही है। हाँ, वो जय हिंद करके कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें जय हिंद का नारा लगाते हैं और सेना को धन्यवाद देते हैं, लेकिन क्या वो उतना काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि एक और बात मैं कहना भूल गया था, ये बहुत जरूरी, सोशल मीडिया पे हिंदी बेल्ट के जो वॉरियर्स हैं उसमें ज्यादातर बिहार से आते हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। सारे बड़े नाम भी आते हैं और चूंकि मीडिया वगैरह में भी बिहार से बहुत सारे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह में भी बहुत सारे लोग हैं, और उनमें जो बड़ी जाति के लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है वो ज्यादातर बीजेपी समर्थक हैं। और इसलिए बिहार में कम से कम वहां के सामाजिक परिवेश में सोशल मीडिया पर बीजेपी ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से लालू यादव के राज को जंगल राज स्थापित करने वाली बहुत सारी उस समय की आपराधिक घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर रंगीन बनाकर मीडिया में सोशल मीडिया में पार्ट दिया है। तमाम लोग उसके लिए वो सब लिख रहे हैं। उन्होंने लोगों को हायर भी किया है और उनके पास अपना सांगठनिक ढांचा भी है, और वो वातावरण को फिर से रच रहे हैं कि लोगों की स्मृति में आज की जो असफलताएं हैं नीतीश सरकार की, उनकी जगह लालू यादव के जमाने की आपराधिक घटनाएं बढ़ा चढ़ाकर लालू जी पर डालकर और उसको सामने रखा जा रहा है, और वो प्रभाव डालेंगी। लेकिन नौजवान लोग बेरोजगारी और हताशा जो है उसकी वजह से उनमें एक आकर्षण तेजस्वी के लिए भी है। अब इसको वो जैसा खुद उनके अध्ययन में है कि वो 10% का एक सर्ज चाहते हैं अपने फेवर में, क्या ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, चुनाव के दौरान देखा जाए। तो अभी तक आपने चर्चा सुनी, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अभी जैसे शीतल जी के अनुसार बिहार में अभी एनडीए ज्यादा धमाका कर रहा है, उसकी बढ़त है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, जो लगातार सिंदूर घरों घरों तक पहुंचाया जाएगा, उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। और आरजेडी और जो इंडिया गठबंधन है अभी वो उनसे कमतर है। अभी देखते हैं कि बिहार में आगे क्या होता है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.